नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के बड़े दावे की, शुवेंदु सरकार के फैसलों पर मचे बवाल की, देखेंगे नीट मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दी क्या चेतावनी, सीसी ज्ञानेश कुमार के उत्तराखंड दौरे में क्या रहा खास, जानेंगे कैसे सीजेपी ने उड़ाई बीजेपी की नींद, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्या वॉशिंगटन से कंट्रोल हो रही है भारत की विदेश नीति। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बंगाल में फाल्ता विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान का आया नतीजा। बीजेपी के देवांशु पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों से दर्ज की जीत। ममता बनर्जी ने लगाया वोट चोरी का आरोप। भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा यह आर्थिक दुर्दशा का दशक, पीएम मोदी को बताया ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने कसी कमर, पार्टी सुप्रीमो मायावती ने की बड़ी बैठक, कहा चुनावी तैयारियों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एशियाई खेल 2026 के ट्रायल में हिस्सा लेने की मिली अनुमति। कोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की निगरानी के दिए निर्देश। और कल 25 मई को पद्म पुरस्कारों का होगा वितरण। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में होगा कार्यक्रम। 131 विभूतियों को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कर दी है कि अगले साल तक मोदी सरकार की विदाई तय है, और इसकी वजह भी बताई है जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है, और अब उसकी तरफ से राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस नेता भी मैदान में उतर आए हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस में बहस छिड़ गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की चिंता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और अब उनके हालिया बयान ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि राहुल ने तो मोदी सरकार की विदाई की ही बात कर दी है। राहुल का कहना है कि अगले 1 साल में पीएम मोदी की विदाई तय है और बढ़ता आर्थिक असंतोष इसका कारण बनेगा। उनके इस बयान पर बवाल मच गया। बीजेपी नेताओं की तरफ से पलटवार शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तो राहुल पर देश को अस्थिर करने के ही आरोप लगा दिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूल किट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र। तो केंद्रीय मंत्री के इस बयान से उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने लोगों की नाराजगी की वजह बताते हुए ये दावा किया है, और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, सवर्ण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध जैन, कांग्रेस को सभी के अधिकारों की आवाज उठानी चाहिए। तो जिस तरह राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को सक्रिय कर दिया है, उसके बाद बीजेपी की टेंशन बढ़नी तय है। यही वजह है कि वो राहुल पर आरोपों की बौछार कर रही है, लेकिन उनका हर दांव फेल होता दिखाई दे रहा है। पीयूष गोयल के इन आरोपों का जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पीयूष जी, सरकारें आती जाती रहती हैं। ये भाजपा के शीर्ष नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही कहा था। तो मोदी सरकार कोई अनोखी नहीं है, ये सरकार भी जल्दी जाएगी, जनता ही कुर्सी से उतारेगी, यही लोकतंत्र का नियम है, और ऐसा होने पर देश नहीं गिरेगा। भारतीय सभ्यता आपकी पार्टी, आपकी विचारधाराओं से हजारों सालों पहले से चली आ रही है और हजारों साल चलती रहेगी। यानी बीजेपी जितना इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है, वो इसमें और भी उलझती दिखाई दे रही है। बहरहाल, जिस तरह राहुल गांधी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरा है, उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचना तय है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी के इस वार से बीजेपी कैसे बचती है। राहुल गांधी के बयान ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। तो पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार के फैसलों पर बवाल मचा हुआ है, और अब एक बार फिर सीएम शुवेंदु ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। अब राज्य सरकार अवैध घुसपैठियों को जेल में डालने की तैयारी कर रही है, जिस पर विवाद छिड़ गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रही है, जिसके लिए उसने अवैध घुसपैठियों, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पहचानने और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने निर्देश दिया है कि अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को अब जिलों में बनाए जाने वाले खास होल्डिंग सेंटर, यानी एक तरह के कैद खाने में रखा जाएगा।
राज्य सचिवालय नवान्ना ने हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है, जहां लगभग 30 दिनों तक अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। यानी पकड़े गए लोगों को सीधे जेल या कोर्ट के चक्कर में नहीं डाला जाएगा, बल्कि अलग कमरों और सेंटरों में रखा जाएगा जब तक कि उन्हें वापस उनके देश न भेज दिया जाए। इससे पहले सीएम ने कहा था कि अब पकड़े गए घुसपैठियों को कोर्ट में पेश करने की बजाय सीधे बीएसएफ चौकियों को सौंपा जाएगा, ताकि डिपोटेशन की प्रक्रिया तेज हो सके। और अब जिस तरह उन्हें कैद खाने में रखने के निर्देश दे दिए गए हैं, उसके बाद उनके इस फैसले पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये घुसपैठिए कौन है? क्या ये वो लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है? और अगर ऐसा है तो सीएम शुवेंदु का ये कदम विपक्ष के उस दावे को पूरी तरह सच साबित कर रहा है, जिसमें टीएमसी ने बंगाल की जनता को चेताया था कि एसआईआर के जरिए बीजेपी आपकी नागरिकता छीन लेगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप जानते हैं कि बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बाद 91 लाख नाम काट दिए गए थे, जिनमें 27 लाख लोगों ने अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए ट्रिब्यूनल में अपील भी की है। एसआईआर के जरिए हटाए गए नामों में सबसे ज्यादा नाम मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं। ऐसे में अब शुवेंदु सरकार का ये फैसला मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि हिंदू समुदाय के लोगों को सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत हिंदुस्तान का नागरिक बनाने की बात भी बीजेपी सरकार कह रही है। ऐसे में बीजेपी सरकार का ये फैसला विवादों से घिर गया है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी इस पर अमल कर पाएगी। बंगाल की बीजेपी सरकार के फैसले पर विवाद छिड़ गया है तो नीट पेपर लीक मामले में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर देश के तमाम राज्यों में प्रदर्शन जारी है। लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जिससे मोदी सरकार दबाव में नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को चेतावनी दे दी है। तो कैसे चौतरफा घिरी मोदी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नीट परीक्षा लीक के खिलाफ दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा से शुरू हुआ विरोध दक्षिण भारत तक पहुंच गया है। ऐसे में अब इस मामले में पूरे देश की जनता सिस्टम और सरकार के खिलाफ नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने 23 मई को तेलंगाना के हैदराबाद में नीट परीक्षा लीक के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक बार फिर हुंकार भरी। वहीं अब इस मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपना रुख साफ करते हुए कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक विपक्ष इस मामले में शांत नहीं बैठने वाला। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि जब लाखों युवा सड़क पर हो, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर हो और पीएम चुप हो, तो सरकार जवाब देने नहीं बचने में लगी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और नीट जैसे पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनता, हम रुकेंगे नहीं। पेपर लीक मामले में कांग्रेस और छात्र संगठन का कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब और बर्दाश्त नहीं होगा। विपक्ष की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे और नीट पेपर लीक के सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। विपक्ष के इस आक्रोश के दबाव में सरकार दिखाई दे रही है। इस बीच राहुल गांधी के इस हमले ने जहां नीट छात्रों को समर्थन देने का काम किया है, तो वहीं इसने केंद्र सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। हालांकि ये देखना होगा कि विपक्ष के बढ़ते गुस्से और सख्त चेतावनी के बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या नहीं। देश भर में नीट पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उत्तराखंड दौरे पर हैं और इसी दौरान राज्य की वोटर लिस्ट फ्रीज होने की खबर सामने आई है, जिसने सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ा दी है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में अगले साल यानी साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासत अभी से गरमाई हुई है। सरकार और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उत्तराखंड दौरे ने सबका ध्यान खींच लिया है। जानकारी के अनुसार ज्ञानेश कुमार ने उत्तराखंड के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़ी हुई तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें भारत चीन सीमा के पास स्थित उत्तरकाशी जिले में मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी शामिल था। इस दौरान ज्ञानेश कुमार गंगोत्री मंदिर भी गए, जहां उन्होंने प्रार्थना और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर मैपिंग और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में बीएलओ के साथ बातचीत भी की। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ ऐप के माध्यम से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, ताकि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित और जो लोग जीवित नहीं है, डुप्लीकेट और विदेशी मतदाताओं की पहचान की जा सके। एक तरफ ज्ञानेश कुमार ने उत्तराखंड का दौरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की मतदाता सूची फ्रीज कर दी है। अब इसमें ना तो नए वोटर जुड़ सकते हैं और ना ही हटाए जा सकते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ये रोक हटेगी। राज्य में 29 मई से एसआईआर शुरू हो रहा है और 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, यानी तब तक नए वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेंगे।
जैसा आप जानते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया हुई है, उस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और इस प्रक्रिया को चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए जीत तय करने की साजिश भी करार दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर विवाद देखने को मिल सकता है। ज्ञानेश कुमार के उत्तराखंड दौरे की चर्चा जोरों पर है तो कॉकरोच जनता पार्टी ने देश में खलबली मचा रखी है। सीजेपी के फॉलोअर्स अब तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा, जिसका उन्हें करारा जवाब मिला है। साथ ही अब वो अपने ही बयान पर बुरे तरह से फंसते दिखाई दे रही हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी से डरी हुई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जिससे बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है। हालात ये हैं कि सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होने लगे हैं, वहीं एक्स हैंडल को सरकार के इशारे पर बंद कर दिया गया है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सीजेपी के तेजी से बढ़ते फॉलोअर्स को लेकर किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया, मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गिरोह से ढूंढते हैं। इस दौरान उन्होंने सीजेपी का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उसी की तरफ था। वहीं अब उनके इस हमले का उन्हें करारा जवाब भी मिल गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने रिजिजू के इस आरोप का सबूत के साथ खंडन किया है। अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम के ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट की बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, यह हमारे दर्शकों की जनसांख्यिकी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जिसे हमने अपना खाता हैक होने से पहले मीडिया के साथ शेयर किया था। दर्शकों में से 94% से ज्यादा भारत से हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं? इन सब के बीच केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी से बुरी तरह घबरा गई है। विजयन ने एक्स पर पोस्ट किया, कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को निलंबित करना युवाओं में बढ़ते असंतोष के प्रति भाजपा के डर को उजागर करता है। बेरोजगारी, असमानता और शोषण के खिलाफ विरोध को तानाशाही कार्रवाई से चुप नहीं कराया जा सकता। लोकतांत्रिक आवाजों को दबाना संविधान और लोकतंत्र की भावना के ही खिलाफ है। मोदी सरकार और खास तौर पर बीजेपी पर आरोप लग रहे थे कि वो कॉकरोच जनता पार्टी से डरी हुई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के सीजेपी पर हमले से और पिनराई विजयन के बयान से ये दावे सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉकरोच वाले बयान के बाद सीजे सूर्यकांत शर्मा के एक और बयान पर बवाल मच गया है और इस बयान को लेकर देश भर से 600 से ज्यादा लोगों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। इन लोगों ने सीजीआई से उनके इस बयान को वापस लेने की मांग की है। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया है सीजीआई ने और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सीजे सूर्यकांत शर्मा की कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब सीजीआई के एक और बयान पर विवाद छिड़ गया। 11 मई 2026 को पीपा वाव पोर्ट विस्तार मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई ने पर्यावरण संबंधी याचिकाओं को लेकर तीखी मौखिक टिप्पणियां की, जिसे लेकर अब देश भर के 600 से ज्यादा नागरिकों, पर्यावरणविदों और कानूनी विशेषज्ञों ने एक खत लिखकर विरोध जताया है। दरअसल सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कि इस देश में जिस प्रकार की याचिकाएं दायर की जाती हैं, उनका मकसद सिर्फ सभी विकास परियोजनाओं को रोकना होता है। आप हमें इस देश की एक भी ऐसी परियोजना दिखाइए जहां ये तथाकथित पर्यावरणविद और कार्यकर्ता ये कहते हों कि हम इस परियोजना का स्वागत करते हैं। इस दौरान सीजीआई ने कार्यकर्ताओं की डिग्री और उनके पर्यावरणविद होने के दावों पर भी तंज कसा था। उनके इस बयान ने देश के उन आम नागरिकों, किसानों, मछुआरों और आदिवासियों को आहत किया है जो अपनी आजीविका और पर्यावरण की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। सीजीआई की इस टिप्पणी पर अब यूनाइटेड कंजर्वेशन मूवमेंट के जोसेफ हूवर का कहना है कि ये टिप्पणियां उन नागरिकों को संदिग्ध बनाती हैं जो लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पर्यावरणविद प्रफुल्ल सामंतरा ने याद दिलाया कि पर्यावरण की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51A(G) के तहत हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। खत में यह भी साफ किया गया है कि ये धारणा गलत है कि पर्यावरण संबंधी मुकदमे विकास को ठप कर देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई मंजूरियों में से 80% मामलों को ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आने वाले कुल मामलों में पर्यावरणीय जनहित याचिकाओं के आंकड़े बहुत कम हैं। इन लोगों ने मांग की है कि सीजीआई इन टिप्पणियों को वापस लें और अदालतें स्थानीय समुदायों को विकास की बाधा के बजाय भागीदार के रूप में देखें। अभी हाल ही में युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कहने के बाद अब ये दूसरा मौका है जब सीजीआई के शब्दों पर नागरिक समाज ने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अब जैसे सीजीआई ने अपने कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सफाई पेश की है, वैसे ही इस बयान पर भी उनकी तरफ से कोई सफाई आती है या नहीं, ये देखना होगा।
और बुलेटिन के आखिर में बात भारत की विदेश नीति पर उठते सवालों की। क्या भारत की विदेश नीति अब वॉशिंगटन के दबाव में झुक गई है? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के हालिया भारत दौरे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। रूबियो के बयानों और अहम कूटनीतिक खुलासों ने विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत अब अमेरिका फर्स्ट की नीति के आगे झुक रहा है? तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। क्या भारत की विदेश नीति अब वॉशिंगटन से कंट्रोल हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इन दिनों भारत दौरे पर हैं और उनके बयानों ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। 24 मई को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मार्को रूबियो और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच अहम बातचीत हुई। दोनों ने रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की बात कही। एस जयशंकर ने बताया कि यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी देशों के हालात पर लंबी चर्चा हुई। रूबियो ने भी कहा कि दोनों देशों के हित एक समान है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन रूबियो ने मंच से ऐलान कर दिया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज अगले हफ्ते भारत आ रही हैं और तेल को लेकर बड़ी डील हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय या पीएमओ ने इस दौरे की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी थी। अब विपक्ष आग बबूला है। कांग्रेस, सीपीएम और आरजेडी पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसे ही झुकती रही तो कल को डोनाल्ड ट्रंप और रूबियो तय करेंगे कि मोदी सरकार की कैबिनेट में कौन मंत्री बनेगा। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने भी सवाल दागा कि आखिर अमेरिकी विदेश मंत्री को भारत की विदेश नीति की एडवांस जानकारी कैसे है। इससे पहले भारत पाकिस्तान तनाव के वक्त भी संघर्ष विराम का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने ही पहले कर दिया था। विवाद यही नहीं थमा। रूबियो ने सोशल मीडिया पर दावा कर दिया कि भारत ने अगले 5 सालों में ऊर्जा, तकनीक और कृषि क्षेत्र में अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने का वादा किया है। इस दावे के बाद टीएमसी नेता साकेत गोखले ने सवाल खड़ा किया कि क्या भारत अब अमेरिका की कॉलोनी बन गया है। साकेत का तर्क है कि भारत अभी सालाना करीब $40 अरब का अमेरिकी आयात करता है, जिसे अब सीधे 3 गुना करने की बात कही जा रही है। उन्होंने तंज कसा कि एक तरफ जनता को विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह दी जा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार कीमती विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी सामानों पर लुटाने का वादा कर रही है। सवाल है कि क्या अमेरिका फर्स्ट के दबाव में भारत की संप्रभुता और आर्थिक आत्मनिर्भरता से समझौता किया जा रहा है। फिलहाल इस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।